ये सभी न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना अगर ग्लोबल ट्रेड वापस रीसेट होता है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज को फ़ायदा होगा एंड ओवरऑल हमारा के साथ भी ट्रेड डील अगर हो जाती है नवंबर एंड में तो वो भी एक बड़ा फ़ायदा है। तो यस, कुछ भी अच्छी न्यूज़ खास करके यूएस और चाइना के बीच में ना ग्लोबल इन्फ्लो के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि देखो कुछ भी बोल ले एफआई का मनी मायने रखता है। और एफआई का मनी नॉर्मली जब आता है ना तब सब कुछ प्रॉपर हो जाता है या तो प्रॉपर नहीं तो एटलीस्ट कह सकते हैं ना कि आगे जाके ना बहुत बड़े सरप्राइजेस ना मिले तभी नॉर्मली एफआई आता है। तो आई थिंक एफआई का पैसा अगर लाना है तो आई थिंक ग्लोबल ट्रेड भी ठीक ठाक रहना चाहिए और इंडिया यूएस का डील भी हो जाना चाहिए। प्लस जो अर्निंग सीजन चले वो तो चल ही रही, ठीक ठाक रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन आई थिंक ये जो भी हो रहा है ट्रम्प साहब जो भी कर रहे हैं आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो फायदा तो होगा, बट देखना पड़ेगा कि ट्रेड डील चाइना और यूएस का होता कब है क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सो लेट्स सी। प्लस खास करके इंडिया और यूएस का भी कब होता है। इंडिया यूएस का तो इम्पोर्टेंट है ही है, जिसकी डेडलाइन नवंबर का पहला हाफ है, जो कि हम लेके चल रहे हैं कि हमारा बीटीए का पहला चरण पूरा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार जरा एफआईएस के आंकड़े देखिए। एफआईएस ने शुक्रवार को फिर से इंडियन मार्केट्स में खरीदारी करी है। 621 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर एफआईएस का आया है। 173 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईएस की ओर से भी हुई है। और गुरुवार भले ही उनकी ओर से बिकवाली थी 1166 करोड़ रुपए की, लेकिन शुक्रवार का नंबर आप देखिए 621 करोड़ रुपए की फिर से खरीदारी का बनता हुआ दिखा है। तो एफआईज भले ही थोड़ी सी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादातर जो बायस है उनका वो पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहा है। नेट नेट अक्टूबर के महीने में देखेंगे तो बहुत बड़ा बिकवाली का नंबर नहीं है, जैसा हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, केवल 245 करोड़ रुपए का ही बिकवाली का नंबर है। पॉजिटिव अगर आप देखना चाहेंगे और तो वायदा बाजार के आंकड़े देखिए, कैश सेगमेंट को छोड़ दीजिए। 1336 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए हैं शुक्रवार को एफआईएस की ओर से। इंडेक्स ऑप्शंस बेचे गए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए हैं, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस भी खरीदे गए हैं। नेट नेट 883 करोड़ रुपए की बिकवाली जरूर हुई है वायदा बाजार में, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के जो आंकड़े हैं पॉजिटिव साइड पर वो अपने आप में काफ़ी उत्साहजनक है और उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा लॉन्ग शॉर्ट रेशो में। लॉन्ग शॉर्ट रेशो एक बार दिखाइए। शुक्रवार को जब हम बात कर रहे थे तो 23.87% थी ये, अब ये देखिए ऑलमोस्ट 25% पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा आप देखिए 15 अक्टूबर को 8% के आसपास था और उससे पहले आप देखेंगे 14 अक्टूबर का नंबर था 7.16% का। तो 7% वाली ऑलमोस्ट 25% पर जो लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की वो पहुंचती हुई दिखी। अब इसमें शॉर्ट्स कटे हैं, लॉन्ग ऐड हुए हैं, ये ठीक है, दोनों चीज़ें समझने वाली होंगी, लेकिन अपने आप में लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही हैं और शॉर्ट पोजीशंस कम हो रही हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एफआईएस का जो मूड था, जिस तरह से वो पेसिमिस्टिक थे इंडियन मार्केट्स को लेकर, वो शायद कम होता हुआ दिख रहा है। सर, ये जो आंकड़े हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? क्या और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है या फिर तेज़ी भी हो सकती है एफआईएस की ओर से? और यस ऑफ कोर्स ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से और शॉर्ट कम होंगे, तेजी धीरे धीरे आएगी क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है आई थिंक आगे जाके अगर सेटल डाउन होता है तो आई थिंक एफआई कैन कम बैक। एंड एक मेन ट्रिगर तो हमने ऑलरेडी बात कर दी ट्रेड डील की, वो अगर होता है तो मैं यहाँ आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। रिजल्ट सीजन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट सीजन तो मायने रखता ही है। और देखना पड़ेगा कि ये जो अक्टूबर टू दिसंबर का किस तरह से जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं क्योंकि दिवाली होपफुली काफ़ी अच्छी गई है। तो उसका रिजल्ट अगर जनवरी मार्च में अगर आता है तो आप देखोगे कि दिसंबर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा एफआई और नो अपनी पोजीशन बढ़े। आई थिंक 2-3 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा यहाँ। सो होपफुली शॉर्ट कटेंगे और लॉन्ग थोड़े बढ़ेंगे। शॉर्ट कटेंगे और लॉन्ग थोड़े और बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं एफआईएस की ओर से। घरेलू संकेतों की बात करें तो पहले ज़रा एक बार डॉलर रुपये का लेवल देखिए कि रुपया कैसे बंद हुआ है। रुपया आप देखेंगे तो 1 पैसे कमज़ोर हुआ है, ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। 87-84 के मुकाबले 87-85 पर हमने देखा शुक्रवार को इंडियन मार्केट्स में रुपये की क्लोजिंग होती हुई दिखी। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बैंकों के लिहाज से आरबीआई की ओर से एक ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं एक्विजिशन फाइनेंसिंग को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको ज़रा समझना होगा। आप थोड़ा मुझे बताइए भी इसके मायने क्या हैं। ये जो कुछ डिटेल्स आई हैं ड्राफ्ट नियम जो जारी किए गए आरबीआई की ओर से, उसके हिसाब से कॉर्पोरेट्स को जो एक्विजिशन फाइनेंसिंग है उसकी मंजूरी दे दी गई है। घरेलू या विदेशी अधिग्रहण के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर बैंक चाहें तो एक्विजिशन की फंडिंग कर सकते हैं, ऐसा आरबीआई की ओर से बोला गया है।
तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए फोकस अधिग्रहण का, ना कि शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेंस, ऐसा इन ड्राफ्ट नियमों में साफ तौर पे लिखा है। और बैंक्स अपना जो टीयर 1 कैपिटल है उसके 10% से ज़्यादा एक्विजिशन फाइनेंसिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक सीमा तय कर दी गई है आरबीआई की ओर से कि जितना आपका टीयर 1 कैपिटल है उससे 10% से ज़्यादा आप किसी भी एक्विजिशन फाइनेंसिंग के लिए एलोकेट नहीं कर सकते हैं। खरीदार यानी कि जो एक्वायरिंग कंपनी है या फिर जो एसपीवी है उसको खरीदने जा रही होगी उसको आप फाइनेंसिंग दे सकते हैं, यानी कि फाइनेंसिंग की तो मंजूरी है एक्विजिशन के लिए, लेकिन वो जो खरीदार है या फिर एसपीवी है वो बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए और वो कोई एनबीएफसी नहीं होनी चाहिए, एआईएफ नहीं होनी चाहिए और कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन ड्राफ्ट नियमों में साफ तौर पे लिखा हुआ है। जिस कंपनी को कोई कॉर्पोरेट खरीदने जा रहा है, यानी कि जैसे हम टारगेट कंपनी कहते हैं, वो एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और जो माफ़ कीजिए जो खरीद रही है कंपनी वो शेयर बाज़ार में लिस्टेड होनी चाहिए और उसका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, 3 साल से वो कंपनी मुनाफे में होनी चाहिए और जो टारगेट कंपनी है जिसको खरीदा जा रहा है उसके पिछले 3 साल के जो खाते हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, वो ऑडिटेड होने चाहिए, ऐसा इन ड्राफ्ट नियमों में लिखा हुआ है। खरीदार और टारगेट कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए और एक्विजिशन वैल्यू की 70% तक फाइनेंसिंग जो है वो बैंक कर सकते हैं, यानी कि जो 30% इक्विटी है वो खरीदार को या फिर एसपीवी जो कंपनी है उनको अपनी तरफ से लानी होगी। सर, इन नियमों के क्या मायने हैं, ये जो एक्विजिशन फाइनेंसिंग को लेकर आरबीआई की ओर से ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं? नहीं, ये नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक तरह से तो बूस्टर ही है कंपनीज के लिए, क्योंकि देखिए एट द जब ये अभी तक तो जो एक्विजिशन होता था, ऑफ कोर्स वो कहीं से भी फंडिंग करते हैं, लेकिन अगर बैंक से मिलता है तो उससे बेस्ट कोई नहीं होता है। और बैंक से 70% तक वो फंडिंग कर सकते हैं, और जो भी रूल जो उन्होंने रखे आरबीआई ने वो बताता है कि नो दे ऑल्सो वांट टू बी सेफ, क्योंकि एक्विजिशन जो होता है और उसका फंडिंग बहुत बड़ा होता है और इतना रिस्की भी होता है कि जब एक बार एक्विजिशन कर तो लिया, फिर वो चल रहा है नहीं चल रहा है वो हमें पता नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, तो काफ़ी तक लोन रिपेमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे रूल्स इसलिए रखे गए कि आई थिंक जो भी कंपनी अच्छी हो अगर वो एक्वायर करे तो फिर बैंक को भी फायदा रहेगा। और ये एक तरह से फंडिंग बड़ा फंडिंग सोर्स हो जाता है, क्योंकि कंपनीज के रिलेशनशिप ऑलरेडी बैंक्स के साथ अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी टर्म लोन चलते होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन चलते हुए, बहुत सारे लोन चलते होते हैं। अब ये नया आने की वजह से वो क्या होता है कि पॉजिटिवली सोच सकते हैं, 70% बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक्वायरिंग की, तो क्या होता है कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जाते हैं और अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और वो सामने वाली कंपनी अच्छी है तो काफ़ी सारे प्रमोटर्स चांस लेंगे कि चलो एक्वायर करते, वी हैव अ वेरी गुड फंडिंग सोर्स जहां शायद इंटरेस्ट रेट हमें कम मिल जाए। तो आई थिंक सभी तरह से अच्छा है, कंपनीज के लिए तो अच्छा है, इवन बैंक्स के लिए भी अच्छा है कि चलो एक बड़ा सोर्स ओपन हो रहा है। लेकिन वही है, हमें ये 2-3 साल में देखना पड़ेगा यहाँ से कोई बड़ा एनपीए तो नहीं आ जाए, क्योंकि अगर एक भी फॉल्ट डिफॉल्ट हुआ उसका एनपीए बहुत बड़ा आता है और वो कंपनी की नेटवर्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट है। इसलिए उन्होंने वो बोला है ना, टाइर वन कैपिटल का ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 10%, वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप 15-16-17% टायर वन टायर टू कैपिटल होता है उससे ज़्यादा, क्योंकि ये फिर बैंक के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आरबीआई ने सब काफ़ी सोच समझ के रूल्स निकाले और आई थिंक दोनों बैंक्स और कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा। बस हमें 2-3 साल में देखना पड़ेगा, एक बार ये फंडिंग चालू के एनपीएस तो कुछ आ नहीं रहे ना, बस वही है। चलिए ठीक है, तो बैंकों के लिए भी देखा जाए तो ये पॉजिटिव है और आरबीआई चाहता है कि बैंक सिक्योर रहे जहाँ तक एक्विजिशन फाइनेंसिंग की बात है। चलिए बैंकिंग से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, नतीजे हैं जिसके ऊपर बाजार आज रिएक्ट करेगा ओवर द वीकेंड जो आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो नंबर्स में हम देखेंगे तो मुनाफा ऑलमोस्ट 3% इनका गिर कर आया है। एनआई हालांकि 4% ग्रो की है इस बार साल दर साल बेसिस पर। प्रोविजंस में आप देखेंगे तो बढ़त हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इनकी जो 660 करोड़ रुपए का नंबर था प्रोविजनिंग का वो बढ़कर आ गया 947 करोड़ का। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो प्रोविजन आपको कम होती हुई दिखी है। ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों ही कम होते हुए दिखे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और फ्रेश स्लिपेजेस का जो नंबर है 1629 करोड़ रुपए का वो नंबर भी कम होता हुआ दिखा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें। एडवांसेस ग्रोथ आप देखेंगे 16% यानी कि लोन ग्रोथ 16% की और डिपॉजिट ग्रोथ आई है 14.6% की। तो डिपॉजिट ग्रोथ से लोन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और CS राजन जो कि इनके बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनकी दोबारा नियुक्ति को आरबीआई से इनको मंजूरी मिल गई है। 1 जनवरी 2026 से 21 अक्टूबर 2027 तक पार्ट टाइम चेयरमैन पद पर उनकी जो नियुक्ति है उसको दोबारा आरबीआई की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। कोटक बैंक के नंबर्स के बाद सर आज कैसा रिएक्शन रह सकता है?
देखिए इतने कुछ एक्साइटिंग नहीं है नंबर्स, ऑफ कोर्स उनका बेस बहुत बड़ा है, तो हम लोग ताबड़तोड़ नंबर तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते दोनों एचडीएफसी बैंक और उसका। लेकिन ये जो पैट में भी अगर आप देखो तो थोड़ा नो डाउन आया है। और अभी आगे जाके ना देखो, ये कोटक बैंक आप देखोगे 3-5 साल से इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया था, ये साल में आई थिंक थोड़ा ऑलरेडी इन्होंने ऑलरेडी चल गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्सोलिडेट होगा, या तो आज का मूवमेंट देखना पड़ेगा मे बी थोड़ा। मुझे तो ऐसा लगा, आई एम नॉट टू मच एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट एज सच, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक से कंपेरेटिवली अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो टारगेट करे कि एडवांस को डबल डिजिट पे होगा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन पे वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि भाई अनसिक्योर्ड लोन खास करके एनपी ना जाए। अगर आप देखो एनपी की हिस्ट्री भी देखे तो कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जो पिछले एक डिकेड से आई थिंक 0.4 0.5 के आसपास घूम रहे हैं। सो बाकी सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना शेयर होल्डर का, वो पीछे 4-5 साल से मिसिंग है कोटक में से। इस साल में मूवमेंट ज्यादा आ रही है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट टू मच श्योर कि ये इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन करे। आई थिंक काफी अच्छे बैंक से जो आईसीआईसीआई बैंक देख लो, या हम लोग बात करते पहले फेडरल बैंक, वो सब आई थिंक वहाँ थोड़ी मूवमेंट ज्यादा लग रही है कंपेयर टू कोटक बैंक। सो दैट इज आई आई थिंक, इसलिए मैं इसको मिस करना चाहूंगा। तो आप कह रहे हैं कि कोटक के मुकाबले आपको फेडरल बैंक ज़्यादा पसंद है। आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक ज्यादा पसंद है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक ये ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि आप कोटक बैंक के ऊपर फोकस करें। डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर्स भी आए हैं सर ओवर द वीकेंड, 7% इनका मुनाफा बढ़कर आया, लेकिन बाजार ज़्यादा बढ़त की उम्मीद करके चल रहा था। 1350 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है, बाजार मान के चल रहा था 1400 करोड़ रुपए के आसपास इनके मुनाफा आएगा। रेवेन्यू में 10% का जंप है, 8,828 करोड़, ये अनुमान से ज़्यादा है जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था। और 2010 करोड़ पर ही इनका मिड्डा सिमट गया, यानी कि 3-3.25% के आसपास की गिरावट है, जबकि बाजार 2200 करोड़ रुपए की उम्मीद लेके चल रहा था। और डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन के फ्रंट पर भी है। बाजार मान के चला था कि मार्जिन इनके फ्लैट रहेंगे 25.7% पर 22.8%, 3% से इनके मार्जिन टूट कर आए हैं। तो नंबर्स तो सर डॉक्टर रेड्डीज के भी एक्साइटिंग नहीं नजर आ रहे। जी बिल्कुल ना, काफ़ी हद तक ये ना, ये थोड़ा यूएस के प्राइसिंग का भी थोड़ा इशू दिख रहा है यहाँ पे। और उनका ऑलरेडी आरएनडी जो कॉस्ट होता है ना वो काफ़ी हाई होता है, तो उसके वजह से भी वहाँ से कॉस्ट बर्डन है। जेनरिक में भी अगर आप देखो तो ना धीरे धीरे वो एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करे हैं। इमर्जिंग मार्केट पे वो लोग फोकस करें, ऑलमोस्ट अगर आप देखो 14-15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है। द मेन मार्केट इज उनका यूरोप का है, यूरोप में देखना पड़ेगा। यूरोप में अगर आप देखो ना तो बहुत ऑलमोस्ट ना 100% ग्रोथ आया है, होपफुली वहाँ वो अगर पुश करे तो बेटर रहेगा अभी। लेकिन जो ओवरऑल अगर आप यूएस मार्केट में देखो और एक्स यूएस, उनको डबल डिजिट ग्रोथ करना पड़ेगा, और मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट अगर वो 24-25% के पास आए ना तो उनके लिए बेहतर रहेगा, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अभी उस तरह के नंबर्स नहीं आ रहे, इससे मैं भी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ डॉक्टर रेड्डी पे। आई थिंक नो, इस लेवल पे भी आई थिंक वन शुड वेट। आई थिंक थोड़ा करेक्शन होने के बाद अगर एंटर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, करेक्शन होने के बाद अगर आप एंटर करते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। कोफोर्ज के नंबर सर तोड़फोड़ नज़र आ रहे हैं, जैसा बाजार मान के चल रहा था उससे बेटर आए हैं, चाहे आप मुनाफे की बात करें चाहे रेवेन्यू की बात करें। रेवेन्यू इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन की जहाँ तक बात है तो बाजार मान के चल रहा था कि ये मार्जिन बढ़कर आ जाएगा 13.6%, 14% के मार्जिन आए हैं, अच्छी उम्मीद के ऊपर भी 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। और डॉलर रेवेन्यू 462 मिलियन डॉलर है, 442 मिलियन डॉलर के मुकाबले क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। 357 करोड़ मुनाफा रहना था, 376 करोड़ आया है। कोफोर्ज में सर आज एक्शन भरपूर रहेगा नंबर्स के दम पर। यस रहेगा। कोफोर्ज एक ऐसी कंपनी है जिसने रियली में आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। आईटी में अगर बात करें तो, क्योंकि आईटी पूरा सुस्त रहा है, कोफोर्ज ले लो या परसिस्टेंट ले लो, और उन्होंने यह क्वार्टर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट दिए। और ये भी मार्जिन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, वो बड़ी बात है। और उसका रीज़न है कि कोफो जो, तो वो है ना काफ़ी हद तक एआई रिलेटेड, और उनके जो काफ़ी टाइप है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उनके, तो वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके वजह से आप देखो कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी मुनाफा दिख रहा है हमें, और कह सकते हैं कि नो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। यहाँ से भी वो काफ़ी हद तक डिजिटल क्लाउड और बीएफएसआई वर्टिकल्स में और एआई का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से करने वाला ऐसा लग रहा है।
और ओवरऑल अगर आप देखो तो नो, उनके ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1.55 बिलियन डॉलर की है, जो अच्छी खासी है। सो ऑर्डर बुक में प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, तो सभी तरह से कोफोज के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। देखिए वैल्यूएशन भी बात करें तो कम नहीं है, अगर कोफोज की बात तो काफ़ी ऑलमोस्ट डबल प्रीमियम में चल रहा है। अगर आप इंफोसिस ले लो या टीसीएस ले लो तो काफ़ी हद तक प्राइस ऑलरेडी है, लेकिन मार्केट इसे पॉजिटिव देखेगा। होपफुल यार थोड़ा अपसाइड होना चाहिए, लेकिन अगर आपको आईटी में खेलना है तो कोफोज एट एनी करेक्शन आई थिंक दिस इज द प्ले यू कैन प्ले। ठीक है, वैल्यूएशन महंगे हैं, नंबर अच्छे हैं, तो थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए। नीचे में मिले तो आपको ज़रूर यहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी करने के। तो नंबर्स अच्छे आए हैं, उसके बाद हो सकता है बाजार में पॉजिटिव रिएक्शन दिखे, लेकिन कूद कूद कर खरीदारी ना करें, आपके लिए राय ये है। और थोड़ा वेट कर लीजिए, नीचे मिल जाए तो आप खरीदारी कीजिए। लेटेंट व्यू के नंबर्स अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए। 14% मुनाफा इनका घटकर आया। सी लेटन व्यू पहले भी थोड़ा स्ट्रगल काफ़ी कर रहे थे वो, और अभी भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। और ना नो, इसमें यही होता है ना कि कंपनी एक थोड़ा साइकिल, कभी कभी बिजनेस साइकिल थोड़ी डाउन साइड आ जाती है। और उनके मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एम्प्लॉय और डेप्रिसिएशन कॉस्ट उनका काफ़ी हाई जा रहा है, और काफ़ी हद तक नो वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट थोड़ा मुझे ऑन द नो हायर साइड दिख रहा है। देखो आरओई ऑलमोस्ट 11% है, जो ऑन अ लोअर साइड है। आगे जाके देखे ना तो वो काफ़ी हद तक जेन एआई और एजेंटिक एआई ऑफरिंग पे वो लोग काम करने वाले, तो वो एक पॉजिटिव है। और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बातें चल रही है कि बेसिकली मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 25% के ऊपर दे आर ट्राइंग टू दैट कि वहाँ पहुंचे। फाइनेंशियल सर्विस उनका जो एक वर्टिकल है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। आई थिंक थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। आई थिंक थोड़ा नीचे के लेवल पे सेटल होता है, देन वन कैन थिंक अबाउट। आई थिंक 10-15% मिनिमम नीचे जाना चाहिए यहाँ से भी। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। ये होगी लेटेंट व्यू की बात। जेन टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स भी आए हैं सर, वो भी कुछ खास नहीं नज़र आ रहे हैं। 4.5% मुनाफा गिरा है, और रेवेन्यू तो 28% का ड्रॉप है सर। ये नंबर्स हालांकि ईयर ऑन ईयर है। 19% EBITDA इनका कम हुआ, मार्जिन बढ़कर आता हुआ दिखा है, लेकिन ओवरऑल मुनाफा और रेवेन्यू जिस तरह से गिरे हैं, कामकाजी मुनाफे पर जिस तरह से प्रेशर है, आज स्टॉक भी प्रेशर में रहेगा। रह सकता है, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर आप देखो जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी गिर भी चुका है, लेकिन प्रॉब्लम वही हुआ था कि जब डिफेंस का पुश आया था तब ये स्टॉक बहुत ही ऊपर चला गया था। यानी अपने फंडामेंटल से काफ़ी ऊपर चला गया था। और वही होता है कि लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी से इतने वो हो जाते हैं कि किसी भी लेवल पे लेते हैं, और उसमें खास करके रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए। अब प्रॉब्लम इन सब की कंपनी की ये आ रही है कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पा रहे। और ऑर्डर अगर मुझे जेन टेक्नोलॉजी का पता है, आई थिंक 1 टाइम्स ऑर्डर बुक है इसका। आगे जाके वो स्केल अप करने वाले प्रोडक्ट लाइन और डाइवर्सिफाई मार्केट करने वाले, डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट में उस तरह से दिख नहीं रहा है। और कुछ एक्विजिशन भी वो यूएई मेकर का कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये अभी भी थोड़ा यहाँ से और डाउनसाइड दिख रहा है यहाँ का। आई थिंक स्टॉक काफ़ी एक्साइटिंग है, जो टेक्नोलॉजी है जैन के पास वो यूनिक है, डिफेंस में बहुत यूज़ होती है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ 10-15 या 20% के आसपास, आई थिंक अभी का जो भाव है अभी कितना है, ऑलमोस्ट 1396 का है। ओके, तो अराउंड नो 1200 के आसपास, 1250 मिलता है। आई थिंक एक अच्छा लेवल एंट्री होगा। थोड़ी रिस्क टेकिंग जो ले सकते हैं, आई थिंक जैसे इनका इंप्रूवमेंट आएगा क्वार्टर रिजल्ट में 2 दिन, आई थिंक ये सडनली जंप कर सकता है। लेकिन यस, अभी अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये कॉन्सोलिडेट करेगा 1200-1400 के बीच में। ठीक है, तो 1200 से 1250 की रेंज में खरीदें। या उसके रेंज पे अगर मिलता है तो बेस्ट है ये। ठीक है, अभी 1400 के आसपास है, तो 150 से 200 पॉइंट का अगर नीचे करेक्शन मिले तो आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। एसबीआई कार्ड सर, इनके नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स में 10% का जंप हमने देखा है, रेवेन्यू 12% बढ़ा है, ग्रॉस नेट एनपीए दोनों कम होकर आए हैं। इनके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं आपको। सी एसबीआई कार्ड्स का आप देखिए नंबर्स तो अच्छे, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, फिर वापस नीचे आया और वापस अभी थोड़ा चलना चालू किया है। अभी एसबीआई कार्ड्स का एक जो पॉजिटिव पॉइंट है, आई थिंक ये जो अक्टूबर टू दिसंबर होगा ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है ये क्वार्टर इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि
जीएसटी बूस्ट का पूरा इम्पैक्ट एक क्वार्टर में होगा। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, मैंने देखा आईफोन और वो सब मैं भी लेने गया था, तो वहाँ एसबीआई कार्ड्स के ऑलरेडी स्कीम्स चल रही थी। एंड मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर अच्छा होगा। तो किसी के पास ये स्टॉक हो, नो डाउट ये रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। उनका जो खास करके जो कार्ड्स का बिजनेस है, और वहाँ भी वो जो कार्ड लोन देते हैं, वहाँ उनका मार्जिन एक थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और वो अनसिक्योर्ड लोन पे फोकस कर रहे हैं। देखिए रिस्की तो है वहाँ, अगर एनपी आते हैं तो एसबीआई कार्ड को प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रॉस एनपी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2.85% एडवांसेस का है, जो ऑन अ हायर साइड, होपफुली वो नो कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन धीरे धीरे जो अभी कॉम्प्रेस हो रहा है 24, वहाँ से अगर 26 27 तक ले जाते हैं तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। एसबीआई कार्ड किसी के पास हो तो ले सकते हैं, एंड धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आई थिंक एक दो क्वार्टर में आई थिंक जंप आना चाहिए यहाँ। ठीक है। ए बी सन लाइफ एएमसी सर, इनके नंबर्स भी अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। मुझे याद है यूटीआई एएमसी के नंबर्स जब आए थे ना, बड़ा नीजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिला था। इनका मुनाफा फ्लैट रहा है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर 13% का ड्रॉप है, रेवेन्यू 9% बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर भी 3% का जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% ग्रो किया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर 6% के आसपास का जंप है। ए बी सन लाइफ के नंबर्स में भी का सर कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा, ये पूरा एएमसी स्पेस अगर देखें तो क्या इस बार नंबर्स इसी तरह से रहेंगे ढीलम ढाली? नहीं देखिए, मार्केट थोड़ा नीचे था और उसके वजह से भी था, और ऐसा भी हमने एक दो महीने पहले सुना था कि नंबर कम हो रहे, डीमेट अकाउंट कम हो रहे, तो उसका इम्पैक्ट हमने काफ़ी सारी एएमसी पे देखा है। एएमसी में भी जाना है, अभी देखो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अभी ऐसा नहीं, पहले तो सिर्फ एचडीएफसी एएमसी थे, अभी तो निप्पॉन है, यूटीआई और भी एबी है, और भी आ रहे हैं। आई थिंक हमने कैनेरा भी शायद आ रहा है ना। तो काफी सही एएमसी उसमें। आई थिंक वन वन हैज टू बी केयरफुल एंड वॉचफुल के भाई किसका ईयूएम अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ईबी का ऑफ कोर्स कंपेरेटिवली उस तरह से बढ़ नहीं रहा है। और अगर आप देखें ना तो उनके जो पैसिव ग्रोथ और हाइब्रिड में फंड्स में बढ़ रहा है, तो उसके वजह से मार्जिन कम रहता है। एएमसी का अगर मार्जिन बढ़ना है तो खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर बढ़ता है ना ईयूएम, तब जाके मार्जिन बढ़ता है। तो अभी मार्जिन उस तरह से बढ़ नहीं रहा है। और अगर आप थोड़ी भी इकोनॉमी डाउनटर्न होता है और मार्केट में डाउन, तो इनको डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। तो आई थिंक वन कैन वेट, जल्दी मत करिए एएमसी में इसमें एंटर करने को। और अगर जाना है तो आई थिंक मुझे लग रहा है निप्पॉन और एचडीएफसी एएमसी कंपेरेटिवली आर बेटर ऑप्शन। ठीक है, ओके, ये दोनों ज़्यादा बढ़िया हैं। इस बीच सर ये एसबीआई लाइफ के नंबर्स भी आए हैं। टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में 10% का जंप है, वीएनबी 14% बढ़ा, मार्जिन में भी ग्रोथ है 1% ही सही, और न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी 27% की ग्रोथ है। एसबीआई लाइफ के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं सर, एक्चुअल में नंबर्स में ग्रोथ है पॉजिटिव? यस, अगर इंश्योरेंस बिजनेस में मुझे जो एक कोई कंपनी अच्छी लगती है तो आई थिंक एसबीआई लाइफ है, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया है। प्लस उनका जो नेटवर्क है ना, बैंकिंग नेटवर्क का भी उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो रहा है। और गाइडेंस भी है कि वो एपी ग्रोथ ऑलमोस्ट नो 13 to 14% करेंगे। प्रोटेक्शन और नॉन पार प्रोडक्ट में वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और जो बैंक का इंश्योरेंस होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि उनकी खुद की बैंक का, वहाँ से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सो हायर ठीक है। मार्जिन नॉन यूलिप पे अगर वो फोकस करते तो आप एक अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखेंगे। परसिस्टेंसी ऑलमोस्ट 85% है, रेशियो तो वो बहुत है। सॉल्वेंसी रेशियो भी 1.94 है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस में, आई थिंक एसबीआई इज़ अ वेरी वेरी नो गुड कैंडिडेट। जहाँ आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए अगर एंटर करना चाहते हो तो इवन इस लेवल पे और थोड़ा नीचे आता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये काउंटर अच्छा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई लाइफ काफ़ी अच्छा दिखता है सर। सुप्रीम पेट्रो, आई थिंक इनके नंबर्स में कुछ एडजस्टमेंट है, क्योंकि रेवेन्यू गिरा 55%, 60% बिड्डा टूट गया, मार्जिन भी टूटे 70 बेसिस पॉइंट, लेकिन मुनाफा बढ़कर आया 63%, 91 करोड़ वाला 148 करोड़ हो गया। इसके नंबर्स में कोई एडजस्टमेंट है सर? एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं क्या एडजस्टमेंट है, लेकिन देखिए आई एम इसमें थोड़ा मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि नो काफ़ी हद तक हमें भी पता है कि इन सब में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। प्लस जो उनका आगे जाके भी ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप देखो ईबीटा मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 4.6% था, जो बहुत ऑलमोस्ट 4.6% से कॉम्प्रेस हुआ था, जो बहुत कहते हैं ना डाउन टर्न में आ गया था। और साइक्लिकल रॉ मटेरियल पॉलीमर प्राइस स्विंग से भी इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। वैल्यूएशन अभी भी मुझे थोड़ा हाई लग रहा है, क्योंकि अर्निंग्स इतनी मुझे खास दिख नहीं रही है इसमें।
तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक अगर मिस करे तो चलेगा। आई थिंक काफ़ी बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है, तो यहाँ से मेरा तो इसमें नेगेटिव व्यू रहेगा सुप्रीम में। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव व्यू रह सकता है सर। ओवर द वीकेंड हमने ई क्लक्स के भी नंबर्स आते हुए देखे हैं। नंबर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका जो बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है। 6.6 लाख शेयरों के बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और 4,500 रुपये के भाव पर ये 300 करोड़ रुपए का बायबैक है। और अच्छी बात यह है, जैसा क्लैरिफिकेशन हमने पिछले हफ्ते इन्फोसिस की ओर से आता हुआ देखा था, वैसा कुछ इन्होंने बायबैक के साथ ही बता दिया है कि प्रमोटर्स जो हैं वो बायबैक में इच्छा नहीं रख रहे हैं पार्टिसिपेट करने की। तो स्टॉक में सर आज नंबर्स और इस बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद कुछ अपसाइड की गुंजाइश है? देखो 4,500 आई थिंक ये तो अभी वही लेवल आसपास चल रहा है। हम्म। और अगर अब मैं रिजल्ट भी देखो ठीक है, लेकिन ओवरऑल लेकिन थोड़ा और स्टॉक भी अच्छा खासा चल चुका है। और यहाँ से लेकिन मुझे इतना बड़ा जंप नहीं दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा अभी भी नो काफ़ी हद तक वैल्यूएशन ऑलरेडी रीच है, प्लस नो हैवीली डिपेंडेंट ऑन नो जो उनके स्पेसिफिक वर्टिकल्स है वहाँ बहुत डिपेंडेंट है। ग्रोथ मॉडेस्ट है और थोड़ा मैक्रो मैक्रो ग्लोबल हेडविंड की वजह से भी इशू आ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। लेकिन जनरल जैन ए पे वो अच्छा खासा लिवरेज करना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका हमें देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। काफ़ी वर्टिकल्स में वो डाइवर्सिफाई करे। तो स्टिल आई फील के 4,500 है, तो मेरे हिसाब से इतना कुछ जंप नहीं आएगा। हाँ 2-3-5% ऊपर नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल आई विल वेट फॉर अनदर क्वार्टर, फिर ही मैं डिसाइड करूँगा यहाँ एंटर कर, तभी तक तो आई आई गिव अ मिस। ठीक है। भाव ऑलरेडी बायबैक के प्राइस के ऊपर है, तो इसको आप चाहें तो एक बार की मिस करके चल सकते हैं। लेकिन सर एक स्टॉक जिसको नहीं मिस किया जा सकता वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। दो खबरें हैं जिस वजह से स्टॉक फोकस में रहेगा। एक तो रिलायंस इंटेलिजेंस ने REIL के नाम से एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जेवी कंपनी का औपचारिक गठन कर दिया है। ये फेसबुक के साथ मिलकर है, जिसमें रिलायंस इंटेलिजेंस की 70% और फेसबुक की 30% हिस्सेदारी होगी। और ये कंपनी AI सेवाओं की को डेवलप करने, उनकी मार्केटिंग, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज करेगी। और दोनों कंपनियां यानी कि रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक मिलकर, जो कि जेवी पार्टनर्स हैं इस कंपनी के लिए, जेवी के लिए, ये कुछ 855 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश इस कंपनी में करते हुए नज़र आएंगे। सर ये जब इनकी एजीएम हुई थी उस समय इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये एआई को लेकर जेवी बनाने वाले हैं। इसका औपचारिक गठन भी हो चुका है। और दूसरी खबर की मैं बात फिर बाद में करता हूँ, इसका क्या रिएक्शन आप देखते हैं? मॉडेस्टली पॉजिटिव रहेगा, इतना बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि ऑफ कोर्स ऑपरेशन में नहीं आया वाला। जिस तरह के रिलायंस इंडस्ट्री का कहते हैं ना कि इतनी बड़ी कंपनी में ये छोटी न्यूज़ है कंपैरेटिवली। तो इतना बड़ा तो मूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ सेंटिमेंटली पॉजिटिव। लेकिन मैं खुद रिलायंस पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ। और आई थिंक ये 6-8 महीने में डीमर्जर के वजह से, जियो का डीमर्जर के एक बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग जो ऑफ मार्केट पता चल रहा है, जियो का बहुत बड़ा वैल्यूएशन दिख रहा है। तो आई थिंक वो जैसे ही सेपरेट हो गए तो वहाँ वैल्यू क्रिएशन होगा। और ये सब एक कहते हैं ना एक एक स्टेक करके ना पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो यस मैं ओवरऑल मैं काफ़ी पॉजिटिव रिलायंस पे। और बातें चल रही है कि भाई 2 साल में इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी, जो ग्रीन एनर्जी की भी बात जो चल रही है, वो 4 से 6 क्वार्टर में जो ऑपरेशंस में आ जाएगा, वहां से भी 2030 में ऑलमोस्ट 50% जंप वहां भी आप प्रॉफिटेबिलिटी में देख पाओगे। तो बहुत सारे काउंटर है जो रिलायंस के लिए काम कर, ये भी एक नया काउंटर चालू हुआ है। तो इस लेवल पे या तो नीचे के लेवल पे प्लीज एक्यूमुलेट, आई थिंक ये अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। ओके, ठीक है। लेकिन सर इसके साथ साथ खबर ये भी आई है कि कंपनी ने कहा है कि ईयू के जो फ्यूल सप्लाई के नॉर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनका हम पालन करेंगे। और रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको हम अभी भी एसेस कर रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कह रहे हैं कि भारतीय सरकार की ओर से जिस तरह की गाइडलाइंस आएंगी उसको हम पूरी तरह से कंप्लाई करेंगे। यानी कि जिस तरह से सरकार दिशा निर्देश देगी और जो सैंक्शंस लगे हैं उसके तहत अब ये पूरी तरह से उनको पालन करने की कोशिश करेंगे। ये वैसे खबर फ्राइडे को भी आई थी, स्टॉक का हाई लेवल से हल्का हुआ था, आई थिंक थर्सडे की बात है ये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर सर ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि इनका रशिया से जो क्रूड इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा? देखो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि रशिया ने भी इनिशियली जो प्राइस से वो दे रहे थे ऑयल, बाद में तो काफ़ी बढ़ा दिया उन्होंने।
अगर आप देखो रशिया का प्राइस और मार्केट का प्राइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी कुछ 10 या 15% का ही डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। पहले तो बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मार्केट का प्राइस और रशिया का था। अब जो उनको नॉर्म्स फॉलो करने हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो मार्जिन का इम्पेक्ट आएगा इतना बड़ा भी नहीं आएगा। और दे नो, इट्स इंटेलिजेंट कंपनी है, इनको पता ही होता है क्या होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ और सोर्सेज भी रखे होंगे। और अगर आप देखो पेट्रोकेमिकल का जो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट होता है वो धीरे धीरे अभी कम होता जा रहा है। जियो लीडर है, बाद में ये रिलायंस रिटेल, पेट्रोलियम थोड़ा कम हो रहा है। तो आई थिंक थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन इतना भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा। प्लस दे स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, मुझे नहीं लगता कि सडनली कुछ होने वाला है, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा, क्योंकि जो कंपनी में अगर आप रिफाइनरी, आप रशिया से ऑयल मंगाते हो तो रिफाइनरी में भी आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर आप वो समझ लो रशिया का ऑयल छोड़ के सऊदी से ऑयल मंगा रहे हो, तो आपको रिफाइनरी में भी मशीनरी में एडजस्टमेंट करना है, तो वो रातों रात नहीं होते, वो धीरे धीरे होता है। तो आई थिंक 1-2 क्वार्टर में ये सब होगा, तब तक आई थिंक कंपनी एडजस्ट कर लेगी। तो मुझे इतना मटेरियल इम्पैक्ट इसमें नहीं दिख रहा है नेगेटिव। ओके, ठीक है, इसका मटेरियल इम्पैक्ट आपको नहीं दिखता है, लेकिन ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक हैं ये ज़रा जल्दी से समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र मेरे साथ हैं। नरेंद्र भाई, फिर से स्वागत है आपका। बताइए ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं आज? ये शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स ने कई शेयर्स चुने हैं, उनमें से कुछ शेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और 2600 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मैक्वारी ने डॉक्टर रेड्डीज पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और 1190 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने फेडरल बैंक पर बाई की रेटिंग देते हुए 260 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सिटी ने एसबीआई लाइफ पर बाई की रेटिंग दी है और 2550 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मैक्वारी ने एसबीआई कार्ड्स पर न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 990 रुपये का टारगेट दिया है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोटक बैंक का जिसके नंबर्स आए हैं इसको लेकर अपडेट आए हैं। फेडरल बैंक के नंबर्स पिछले हफ्ते आए थे और डील का अनाउंसमेंट भी हुआ है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। और उसके बाद 260 रुपये के टारगेट आए हैं। सर, फेडरल बैंक को लेकर आपका भी व्यू है कि पॉजिटिविटी और आगे बढ़ सकती है जो डील का अनाउंसमेंट हुआ था शुक्रवार को? जी ऑफ कोर्स ना, फेडरल बैंक अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ना उन्होंने अपना जो कहना जहाँ इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस किए। और सीईओ का और ये जो अनाउंसमेंट आ रही है सब वो काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ से भी डबल डिजिट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने सुनी थी कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ होगा और मार्जिन में भी होपफुली वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखो तो थोड़े लेगार्ड रहे, तो आई थिंक वहाँ से इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आरओई पे फोकस कर रहे हैं, जो इनिशियली इतना नहीं था, लेकिन अभी वहाँ भी फोकस करे। डिपॉजिट ग्रोथ भी एक अच्छा खासा दिख रहा है। सो आई थिंक यस, मैं पॉजिटिव हूँ फेडरल बैंक। आई थिंक ये अच्छा स्टॉक है अगर आपको थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हो तो। ठीक है, तो टारगेट क्या है सर आपका? क्योंकि ब्रोकर्स के टारगेट तो 260 रुपये तक के दिख रहे हैं। मेरा यहाँ से भी 20% का जंप दिख रहा है, 15 से 20% के आसपास। 20% के आसपास का और जंप, यानी कि कुछ 50 रुपये के आसपास की और बढ़त 230 के आसपास है, तो 23 दूना 46, 50 रुपये मतलब 280 के आसपास, राइट? या ठीक है, ओके। 280 रुपये तक के लेवल्स और अपसाइड के रूप में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत हुई, जैसा हमें गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेट कर भी रहा था। 65 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी 25,850 के पार दिखेगा और 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती लेकर 84,400 के ऊपर सेंसेक्स में फिलहाल कारोबार दिखेगा। 100 अंकों की बढ़त आपको बैंक निफ्टी में भी फिलहाल दिखेगी। कोटक बैंक को देखना होगा कि नंबर्स के बाद कैसा रिएक्शन है, लेकिन हाँ, कोफोर्स दिखाइए एक बार 4.5% का आप मूव इसमें नंबर्स के बाद आपको दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं, शानदार हैं, और उसी का इम्पैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पर इस स्टॉक में देखने को मिल भी रहा है। अब ये स्टॉक हो चुका है 5% ऊपर। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट्स ये 4% ऊपर है स्टॉक। कोस्टल कॉरपोरेशन ये शुक्रवार को मुनाफा वसूली की चपेट में आया था, आज भी देखिए 3.25% के आसपास की कमजोरी के साथ इसमें शुरुआत होती हुई दिखी है। और ओला इलेक्ट्रिक, जिस तरह से वो मामला चल रहा है ना, बेंगलुरु में इनके जो एक एक्स इंजीनियर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक में आज भी 2.5% के आसपास की कमजोरी के रूप में आपको दिखेगा। जीएम ब्रेवरीज यहाँ पर देखिए तो 2.5% के आसपास का कट आपको नजर आएगा। एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक दिखाइए और ई क्लर्क सर्विसेज भी दिखाइए, जिसके बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है। ई क्लर्क सर्विसेज में आप देखेंगे तो 4,500 रुपये पर बायबैक का स्टॉक ऑलरेडी देखिए 4,600 पर कारोबार करता हुआ दिखा है। 3.5% की मजबूती है नंबर्स के बाद और बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद। ई क्लर्क्स में आप देखेंगे तो आपको 4600 रुपये का लेवल फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक को एक बार दिखाइए
कि वहाँ पर ये 3.5% ऊपर है स्टॉक का बायबैक की खबर के चलते। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को आप देखिए, नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो रिएक्शन आपको नेगेटिव साइड पर दिख रहा है, 2% का कट है। यही कारण है कि जहां बैंक सेंसेक्स निफ्टी आपको 1/4% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं, बैंक निफ्टी में उतना उत्साह आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि कोटक बैंक का नीचे की ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कोफोर्ज में आप देखेंगे तो बढ़त जो है वो 6% की अब हो चुकी है क्योंकि नंबर्स के बाद रिएक्शन पॉजिटिव दिख रहा है और यही कारण है 1/4% से ज़्यादा पूरा आपको जो IT इंडेक्स है वो मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन आपको दिख रहा है तो उसमें SBI लाइफ, ये भी नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो 4.25% का आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो IFCI, नवीन फ्लोरिन, ये भी 2-2% की मजबूती के साथ आज खुलते हुए दिखे हैं। नंबर्स अगर बाजार को नहीं पसंद आए हैं वो है जेन टेक्नोलॉजीज़ के, SBI कार्ड्स के और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स देखिए 3% नीचे है, 3.25% का कट आपको SBI कार्ड्स में नजर आएगा। और जेन टेक्नोलॉजीज जैसे हम बात कर भी रहे थे कि रनअप काफ़ी आ चुका है तो 6.25% का कट आप देखेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में नंबर्स के बाद आपको फिलहाल दिखेगा। 6% के आसपास की ऑलमोस्ट यहाँ पे कमजोरी हो चुकी है। तो नंबर्स में मिक्स बैग है जहाँ पे कुछ रिएक्शन नेगेटिव साइड पर हैं, कुछ पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्शन दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शंस आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव साइड पे ही दिखेंगे, जिसमें लेटेंट व्यू, SBI कार्ड्स और जेन टेक्नोलॉजीज ये आज नंबर्स के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया 9 रुपये 77 पैसे का लेवल है जो कि फिलहाल स्टॉक में आपको दिखेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक खुला है। सर मेरी आपसे पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि नई खरीदारी नहीं करनी है, जिनके पास है वो बने रहें। तो आज तो सर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी की? अरे देखिए, इम्पोर्टेंट दिन है लेकिन आज प्रोवाइडेड रिजल्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे, नहीं तो ये डिले होते जा रहा है। हाँ लेकिन देखिए, अगर पॉजिटिव आता है तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि 12 रुपए तक आई थिंक नो मूवमेंट आ सकता है, अगर पॉजिटिव हुआ तो 11 12 10 20% यहाँ से। लेकिन बेच दो। देखो, लॉन्ग टर्म प्ले नहीं है, शॉर्ट टर्म है। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 9 रुपए के आसपास, जितना खींचना है खींचे, लेकिन ये इंट्राडे प्ले कीजिए। इसको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ भी आए उसके वजह से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वोडाफोन आइडिया की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है, ऑलरेडी 2.5 लाख की लायबिलिटी बैठी हुई है। तो लॉन्ग ठीक टर्म है। प्ले नहीं है, शॉर्ट टर्म में आपको करना है तो आप स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बीते हफ्ते सर 20% से ज़्यादा SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक चला था, आज 2% हल्का हुआ है, थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है स्टॉक में। क्या रणनीति होनी चाहिए सर? क्या और अपसाइड की गुंजाइश है या फिर हल्का होने दे जिनको नया लेना है? देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगर सच बोलूँ ना तो ये एक नया ब्रीदर है उसके लिए। क्योंकि आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट किसी भी लेवल पे इतने अच्छे नहीं आते इस कंपनी, लेकिन अभी जो जिस तरह से शिप बिल्डिंग पे फोकस हो रहा है उसके हाँ। वजह से ये स्टॉक बढ़ रहा है। और फोकस आगे जाके होगा भी सही क्योंकि हम लोग काफ़ी पीछे है, और SCI उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, और बाकी उसका जो वो प्राइवेटाइजेशन की बातें चली उसका भी मिल रहा है। तो ये न्यूज़ फ्लो है काफ़ी हद तक। तो उस इसके लिए मैं ये स्टॉक को फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगे कि लॉन्ग टर्म बैट लगाना है। लॉन्ग टर्म अगर मुझे लगाना है तो मैं GRSC या मेजागोन में जाऊंगा जहां रियली में ऑर्डर आ रहे हैं और एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो अगर किसी के पास है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो के वजह से चलती है, तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ऑलरेडी है तो 240 या 245 का, और फिर आप प्ले कीजिए जितना चले, लेकिन इसमें फंडामेंटली इट्स अ वीक स्टॉक। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सुप्रीम पेट्रोकेम में एक बार ज़रा ये भी देख लीजिए, 2.5% की कमजोरी यहाँ पर भी है क्योंकि नंबर्स हमने आपको बताया था कि नंबर्स इनके भी अच्छे नहीं आते हुए देखें। अच्छा सर, 4 स्टॉक्स के बारे में बताइए। एक है साइंट, दूसरा है HFCL, तीसरा है NCC और चौथा है टीटागढ़ रेल। ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अब ये जो अगले 3 महीने हैं ना, अगली 3 जो सीरीज़ हैं वो लास्ट सीरीज़ होंगी और जनवरी 2026 जब खत्म हो जाएगी सीरीज़ तब ये FNO से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अक्टूबर वाली सीरीज़ कल ख़त्म हो जाएगी तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 सीरीज़ नियर टर्म 4 मंथ वाले मिला के सारे देखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अब FNO से बाहर हो जाएंगे, ऐसा NIC की ओर से एक अपडेट आता हुआ दिखा है। सर इसका क्या इम्पैक्ट आप देखें स्टॉक्स पर? देखिए, साइंट की बात करें तो मैं फंडामेंटल लुक दूंगा, लेकिन आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन दैट स्टॉक क्योंकि ये क्वार्टर टू क्वार्टर नो बहुत मायूस कर रहा है अपने रिजल्ट से, इतना परफॉर्मेंस भी नहीं है। और देखिए, कोई भी स्टॉक कंटिन्यूअसली आपको मायूस करता है और रिजल्ट नहीं देता, आई थिंक उससे दूर है तो बेटर है।
तो आई थिंक मैं इस पे इतना पॉजिटिव नहीं हूँ साइंट पे। और ऑफ कोर्स वो आईटी है, वो भी एक दूसरा पॉइंट है। दूसरा टीटागढ़ रेल मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से रिकवरी आ सकती है, क्योंकि उनका जो व्हील सेट का जो इशू था वो लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट बोले कि रिजॉल्व हो गया है। तो होपफुली व्हील सेट अगर मिल जाते, जो उनका मेन कंपोनेंट होता है वह कंपोनेंट नहीं मिल रहा था, इसके लिए उनके वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ये क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर के रिजल्ट में होपफुली अच्छा आना चाहिए, और नेक्स्ट क्वार्टर भी। यस, टीटाग्राम में काफ़ी पॉजिटिव हूँ। एनसीसी भी आई थिंक आई एम ओवरऑल पॉजिटिव। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट, आई थिंक एग्जीक्यूशन का एक थोड़ा मामला है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन आई है, लेकिन ये एक डिसेंट स्टॉक है। आई थिंक इंफ्रा बढ़ेगा तो एनसीसी को डायरेक्ट फायदा, तो वहाँ भी मैं एक पॉजिटिव लुक रखता हूँ। और तीसरा कौन सा था? एच एफ सी एल। एच एफ सी एल ओके। और हाँ। हाँ, एच एफ सी एल नहीं, एच एफ सी एल में इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि ये स्टॉक भी आई थिंक अगर आप देखो काफ़ी वॉलेटिलिटी है उनकी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट, तो इसको भी मैं मिस करूंगा। तो साइन तो एच एफ सी एल में पॉजिटिव, लेकिन टीटागढ़ एंड एनसीसी में आई एम पॉजिटिव। ठीक है, ओके। आईओसी सर एक बार ज़रा ये भी देखिए, क्योंकि एक तरफ क्रूड हम देख रहे हैं कि $66 पर पहुंचा है, लेकिन इनके लिए एक रिलीफ आती हुई दिखी है। और रिलीफ इनको मिला है सर, एक ऑनगोइंग इनकम टैक्स का डिस्प्यूट था असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील से इनकी जो अपील थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि 1102.9 करोड़ रुपए का इनको रिलीफ मिलना चाहिए। उसमें इनको 1194 करोड़ रुपए का टोटल डिमांड था, उसमें से इनको रिलीफ जो मिल गया वो 1102.91 करोड़ रुपए का मिल गया। तो जो बैलेंस अमाउंट है 91.16 करोड़ रुपए का, वो कह रहे हैं कि आगे फिर से ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाएगा। लेकिन सर इतनी बड़ी रिलीफ आना आईओसी के लिए, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, पॉजिटिव है। ऐसे भी इंडियन ऑयल ओएमसी अभी अच्छा खासा चल रही है, हमें भी देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स थोड़ा ऑयल ऊपर बढ़ा है, बढ़ा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम, लेकिन आई थिंक वो स्टेबलाइज होगा। और लास्ट वीक ही हमारी बात हुई थी कि मुझे नहीं लग रहा है ऑयल 75 के ऊपर जाएगा। तो जहाँ तक इस लेवल पे 65 to 70 के बीच में भी अगर ऑयल रहता है, आई थिंक इन सब कंपनीज को बेनिफिट है। प्लस ये डिमांड भी पास हो गई उनकी, तो वो भी बेनिफिट। आई थिंक यस, जिसके पास पोजीशन बने रहे। आई थिंक यहाँ से भी अगर डीप मिलता है तो आप बाय कर सकते। मैं तीनों में पॉजिटिव, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। ठीक है सर, एक कंपनी है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है ई पैक प्रीफैब, जिसके आई थिंक शुक्रवार को या उससे पहले नंबर्स भी आए थे। जब नंबर्स आए थे ना, 100% उनका मुनाफा बढ़ा था, स्टॉक का 20% के अपर सर्किट तक पहुंच गया था, 13% ऊपर बंद हुआ था। ओवर द वीकेंड इनको एक ऑर्डर मिला है 129 करोड़ रुपए का अवादा वेंचर से, डिज़ाइन फैब्रिकेशन और सप्लाई ऑफ प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग फॉर ग्लास फैक्ट्री बुत्ती बोरी में। ये इनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है सर। लेकिन स्टॉक 2% हल्का होता हुआ देखा है। नंबर्स के बाद का जो रिएक्शन है ना सर, उसके बाद स्टॉक में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये हेल्दी करेक्शन है, या फिर आपको लगता है कि स्टॉक अवॉइड करे, बहुत ज़्यादा चल चुका है? नहीं, देखिए थोड़ा वेट करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी लिस्टिंग है तो आपको पता नहीं है सही वैल्यूएशन क्या है। और नो, ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही रेडार में और ऑलरेडी भाग चुका है। तो आई थिंक आप वेट कर लो। इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा आया था जैसे आपने बोला, लेकिन स्टेबल होने के बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्टॉक भाग चुका है जो ऑलरेडी सब कुछ न्यूज़ में है। तो वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 वीक में सेटल हो जाए, देन वन कैन टेक अ पोजीशन। स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, आई थिंक ऑर्डर भी मिल रहे हैं, बट थोड़ा वैल्यूएशन अभी ऑलरेडी हाई है, थोड़ा नीचे आए तो बेटर रहेगा। ठीक है। रियलटेल देखिए सर, इनको ना बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से, बीईपीसी से 209.78 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था। वो ऑर्डर अब कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर हालांकि ज़्यादा नहीं दिख रहा, आधे % के आसपास का ही ड्रॉप है। इस खबर के क्या मायने हैं सर? मतलब रियलटेल के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आने वाले समय में दिख सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो कि रेलटेल का भी अगर आप देखें तो उनका ऑलरेडी ऑर्डर बुक हेल्दी है। और नो, उनके भी जो जिस जिस सेगमेंट में वो भी काफ़ी डिमांड में, रेलवे एज ए इंफ्रा इंफ्रा में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाले है, और आगे जाके भी वो नो रेलटेल उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो उस तरह से कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आई थिंक ये स्टॉक ऑलरेडी अपने लेवल पे है, यानी कैसे हैं कि सस्ता नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन स्टॉक, ये जो आपने खबर बोली उसका मटेरियल इम्पैक्ट तो होपफुली नहीं आएगा, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होगा। आई थिंक ये क्वार्टरली रिजल्ट देख के फिर आपको पोजीशन बने बनाए, लेकिन मेरे को तो ये फुल्ली प्राइस अभी लग रहा है जो भी वैल्यूएशन है वो।
चलिए ठीक है, एक ओला इलेक्ट्रिक पे बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। सर, ओला इलेक्ट्रिक में हुआ क्या है कि ओवर द वीकेंड इनकी बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी। हालांकि किस मेथड से ये पैसा जुटाएंगे उसके ऊपर विचार नहीं हुआ या फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बोर्ड ने ये जरूर कहा है कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, राइट्स इशू, क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर अन्य कोई मेथड जो है उसके ज़रिए ये पैसा जुटाया जा सकता है। तो ओला इलेक्ट्रिक में सारी ये फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है। आई थिंक इनके तो कुछ आईपीओ के प्रोसीड्स भी बाकी हैं, इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए थे अपने आईपीओ प्रोसीड्स के इस्तेमाल को लेकर। क्या पैसा अभी उनके पास बचा नहीं हुआ है जो और पैसे की ज़रूरत पड़ रही है इनको? नहीं देखिए, इनको उन्होंने ये नया जो स्टार्ट किया है ना, ये ईबी 2020 BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सर्विसेज, वहाँ भी उनको फंडिंग चाहिए। वहाँ भी वो इतना वो जो सेगमेंट है ना, उस पे कैपिटल आपको पहले डालना पड़ेगा, बाद में उसकी रेवेन्यू, वहाँ वो एक नया नया थीम है। और उसके पीछे टाटा पावर पड़े और बहुत सारे वाड़ी टेक्नोलॉजी से लेके सभी, वो बहुत अच्छा सेगमेंट है। अगर वो सेगमेंट चल गया तो क्या पता आगे जाके ओला इलेक्ट्रिक काफी हद तक कंसंट्रेट करे वो बैटरी एनर्जी पे। लेकिन फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, ऑलरेडी उनको बफर रखना पड़ेगा, कैश रखनी पड़ेगी। और उसके वजह से तो देखिए ये इतना कुछ नेट पॉजिटिव नहीं होगा स्टॉक में। और ऊपर से आपने जैसे वो एम्प्लॉय का सुसाइड का, वो अभी भी सेंटिमेंटल डाउन टर्न देखे। लेकिन ये स्टॉक समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिस्की स्टॉक है। अगर 50 के नीचे, ऐसा तो 50 आ ही गया, 45 के 50 के बीच में अगर थोड़ा अपने को और नीचे मिलता है, हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले को ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, क्योंकि 20 में जा रहे, वो मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव लगा। आई थिंक ये पता नहीं एग्जैक्टली ये फंडिंग कहाँ यूज होगी, लेकिन वहीं शायद यूज होनी चाहिए। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। नारायण मालपानी जी हमारे प्राइम मेंबर है, इनका सवाल रख रहा हूँ। कह रहे हैं कि सर, विक्रम सोलर मेरा बाइंग रेट है 352 रुपीज़ का, क्वांटिटी 500 है, नेटवर्क 18 बाइंग रेट 53 का है, 9500 शेयर ले रखे सर इन्होंने नेटवर्क 18 के। RIIL इनका रेट कह रहे हैं कि 950 रुपये का, क्वांटिटी 500 है। एडवाइस प्लीज़ टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स, छोटी अवधि के लिए है, मीडियम टर्म के लिए ये तो इन्होंने नहीं बताया सर। 3 स्टॉक्स इनके पास हैं, क्वांटिटी और प्राइस इन्होंने बताए हैं। से विक्रम सोलर, देखिए सोलर में हमें पता है, और नो ईपीसी और ओएनएम में सर्विसेज देते हैं। और स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन अभी थोड़ा करेक्ट भी हुआ है। वैल्यूएशन दृष्टि से मेरे को लग रहा है ठीक है। महंगा तो है 45, लेकिन सोलर कंपनीज का इतना चलता है। रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पे आई थिंक बने रहिए। लेट्स सी, होपफुली रिजल्ट अच्छा आएगा। नेटवर्क रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स बहुत सारे उन्होंने लेके रखे, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि नो मीडिया वाले स्टॉक्स इतना आपको रिटर्न नहीं देते हैं। और मीडिया वाला सच बोलो तो अभी ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो मीडिया ओन करते हैं, वो बस खुद एक ऐसा अभी कहते हैं ना कि ट्रेंड है कि हर एक बड़ा मीडिया हाउस खुद की एक मीडिया चैनल, तो जैसे नेटवर्क एटिंग हो गया रिलायंस का, एनडीटीवी हो गया अदानी का। तो क्या होता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अगर आप देखो ये सब इतने प्रॉफिटेबल नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म प्ले नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क में इतनी बड़ी क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। आई थिंक चाहे तो आप थोड़ा शिफ्ट करिए मीडिया में। मैं कोई भी स्टॉक में इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, तो ये मेरे एंड से अवॉइड होगा। सर तीसरा स्टॉक कौन सा है? तीसरा नाम है सर RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। हाँ, आर डबल, ओके, RIIL, ओके, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा। तो उसकी मैं अगर बात करूँ तो अगर ये देखें तो इसमें थोड़ा अभी कह सके कंसोलिडेट हो रहा है। और रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन इतने कुछ एंकरेजिंग नहीं दिख रहे मुझे। रेवेन्यू डाउन है तो। और अगर आप देखो 3 साल से इतना परफॉर्म भी नहीं किया है, अभी भी इसका जो गाइडेंस मुझे अच्छा इतना दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक ये भी अवॉइड होगा। तो आई थिंक ये दो स्टॉक जो मैंने लास्ट के बोले, वो आई थिंक मेरे एंड से अवॉइड ही रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, फेयर इनफ। सर, राजीव रस्तोगी जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग संदीप जी, आई हैव 1500 शेयर्स ऑफ फोर्टिस हेल्थ केयर एट 613, बहुत अच्छे लेवल पे ले रखा है सर इन्होंने। व्हाट शुड आई डू, कैन आई गो लॉन्ग और सेल दीज शेयर्स, यानी कि और ऐड करूं या फिर इनको बेच दूं? क्योंकि बीच में सर पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत हमने मुनाफा वसूली देखी इस स्टॉक में। नहीं देखिए, और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है, तो ऐड करने का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बने रहने का बोलूँगा। वो अ, थोड़ा और नीचे आने दो। अगर ऐड करना है तो नीचे आके ऐड कर दो। स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, रिजल्ट भी ज़बरदस्त दे रहा है, हेल्थ केयर काफ़ी डिमांड में है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहे ये, और यहाँ से भी आपको नो आई थिंक डिसेंट रिटर्न दे सकता है, लेकिन ऐड करने के लिए आई थिंक ये 950 या 900 के आसपास आए ना, फिर सोचिए, इतनी जल्दी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। जिनके पास है वो बने रहे और नीचे में 950 के आसपास आप ऐड कीजिए। रेणुका इसरानी जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही सर अदानी ग्रीन मेरे पास 1207 के रेट पर रखे हैं, प्लीज़ गिव योर 1 ईयर व्यू वेदर टू होल्ड और सेल। देखिए अदानी ग्रीन में ऐसे अगर आप देखो तो रिजल्ट ठीक ठाक ही आते हैं, और काफ़ी हद तक न्यूज़ जो बड़ा न्यूज़ था वो तो चलो सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने हटा दिया, लेकिन जो उनका जो ब्राइबरी का केस था जिसके लिए मेन एक्यूज अदानी ग्रीन ही माना जाता है, तो वहाँ अभी भी चल रहा है, और वो हैंगओवर पता नहीं कब निकलेगा। अब अदानी ग्रीन अगर आप देखो तो वैल्यूएशन की दृष्टि से पहले से तो काफ़ी नीचे आ गया है ना, अगर आप एक समय पे बहुत ही हाई था, अभी धीरे धीरे मीडियम आ रहा है, लेकिन फिर भी 90 के पी पे, पहले तो 300 400 का पी था। ये यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसका रियली में अगर ये 60 65 के पी पे आता है, और अगर स्टॉक प्राइस अगर मैं देखूँ तो 1000 है, कुछ 900 के आसपास, तो एक अच्छा बाय होगा, लेकिन यहाँ से सडन जंप आपको उसके रिजल्ट पे खास करके नजर, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं यहाँ सेल करने का तो बोलूंगा ही नहीं। रिजल्ट अगर आप देखो लास्ट क्वार्टर की भी अच्छा है, और जितना मुझे पता है खाड़वा का कमीशन हो रहा है, और वहां से भी नो काफी हद तक नो एनर्जी सप्लाई भी हो रही है, तो मैं आई एम स्टिल पॉजिटिव। ऐड करने को नहीं बोलूंगा, आप बने रहिए, अगर थोड़े लॉन्ग टर्म में थोड़ा वेट करिए, आपका भाव आ जाएगा वो मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा, भाव आपका आ जाएगा। संजीव कुमार जी एक और प्राइम मेंबर है हमारे, कह रहे हैं नमस्कार संदीप जी, प्लीज़ शेयर व्यू ऑन सिरमा और इन्फोसिस, आई हैव एट 680 एंड 1770। तो सिरमा सर 680 के लिए रखे हैं और 1770 रुपये पर इन्फोसिस की खरीदारी है। से सिरमा तो अच्छा स्टॉक है, ईएमएस में अगर आप बात करें ना तो छोटे स्टॉक्स में ना वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। एंड नो जो इनके पास ऑर्डर बुक है और जिस तरह से एक्सपेंशन है वो भी अच्छा है, थोड़ा रेवेन्यू रिकग्निशन प्रॉफिट रिकग्निशन लंपी रहता है, लेकिन यहाँ से इनके प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। तो सिरमा मैं तो बोलता हूँ आप बने रहो, और ये और नीचे आता है ना तो आप ऐड कर सकते हैं, 700 के आसपास और ऐड करना चालू कीजिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको इसलिए अच्छा देगा क्योंकि ये जो पूरा ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये सेक्टर बहुत ग्रो होने वाला है इंडिया, और इस सिरमा उसमें अच्छा काम कर रहा है। दूसरा इंफोसिस, इंफोसिस के बारे में तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा कि थोड़ा डाइसी है अभी इसमें, क्योंकि आप देखिए कि चलिए रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट का कोई, सब बोल रहे कि भाई मार्केट से अच्छा है, लेकिन उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो एआई का जो ट्रेंड है, एआई का इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है, और आगे जाके अभी भी मार्केट को क्लैरिटी नहीं है कि इन्फोसिस हो टीसीएस हो या जो भी ये बड़ी आईटी को कैसे टैकल कर पाएगी। तो यहाँ से मेरी राय होगी कि आप निकल जाइए, आई थिंक जो बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कस किए और अच्छे सेक्टर है वहां मूव कीजिए, ये मुझे लग रहा है 1 2 साल कंसोलिडेट करेंगे। शशि भूषण प्रशांत प्रधान जी कह रहे हैं कि भागीरथी इंडस्ट्रीज सर मेरा बाय है 183 पर, आरबीएल बैंक 293 रुपये की खरीद है और एक्मे सोलर 280 रुपये पर लिया हुआ है, और ऐड कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स को। देखिए आरबीएल बैंक तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसमें बने रहिए। अब वैल्यूएशन तो काफ़ी बढ़ चुका है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन क्या होता है कि मैनेजमेंट चेंज की जब बात आती है तो उस पे नाम पे बढ़ रहा है, तो आप इस पे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐड मत करना, नया ऐड की मैं ना बोलूंगा। आई थिंक दूसरा स्टॉक कौन सा था, एक्यू, एक्मे सोलर सर। एसीएमसी सोल, एक्मे सोलर, या एक्मे सोलर, देखिए सोलर में है, और सोलर में भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है इसका, लेकिन आपको ये रिजल्ट देख के लगेगा, सोलर कंपनीज में थोड़ा आप ध्यान रखे चलिए, सोलर इंडस्ट्रीज में काफ़ी ओवर सप्लाई हो रहा है, बहुत छोटे छोटे प्लेयर आ चुके हैं। आप देखो दो वर्टिकल होते हैं, एक होता है विंड एनर्जी, एक होता है सोलर। विंड एनर्जी में ना सिर्फ आपको दिख रहा है सुजलोन है या अपना ये कौन सा आइनॉक्स विंड है, लेकिन सोलर में इतनी सारी कंपनी क्योंकि वो इजी टू मेक है, ये इजीली, और सप्लाई ज्यादा है, इसलिए यहाँ कंपटीशन भी ज्यादा है, यहाँ मार्जिन का इम्पैक्ट भी है, तो अभी वो इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है सोलर इंडस्ट्री को, सोलर सेगमेंट को। 40 35 40 का पी आसपास ठीक है ये स्टॉक यहाँ, अभी तो ठीक लग रहा है मेरे को, लेकिन रिजल्ट देखना पड़ेगा, अगर आप देखो रेवेन्यू पीछे 3 साल का नेगेटिव है तो थोड़ा रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से। अगर ये रिजल्ट अच्छा ना आए इस बार तो निकल जाना इसमें, फिर नहीं तो प्रॉब्लम ही होगी कि ये धड़ाधड़ गिरेगा। ओके, और सर तीसरा स्टॉक कौन सा था? भागीरथी इंडस्ट्रीज सर,
BHAGERIA। BHAGE, भागड़ी इंडस्ट्रीज, ओके। भागड़िया इंडस्ट्रीज, ओके। भागड़िया इंडस्ट्री बहुत ही सडन जंप लगा है क्या? कौन सा है? एक मिनट सर, स्टॉक देख लूँ। हाँ वही है ना, ओके। अगर आप देखिए ये जंप तो देखिए सर, 180 172 से ऑलमोस्ट आप देखिए कि 236 जंप हुआ है 2 दिन में। क्या हुआ पता नहीं सर इसमें। अब देखिए ये सब स्टॉक में, जबकि ऐसा कुछ फंडामेंटली यहाँ तो मुझे फिगर्स में दिख नहीं रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 5 साल से नेगेटिव है सर। ये इंटरनल न्यूज़ लग रही है अभी। मैं तो यहाँ ये बोलूंगा कि स्टॉप लॉस लगा के रखिए और जितना राइड हो सके कीजिए आप। चलिए ठीक है। इस बीच आपको बता दें कि मोहम्मद अरशद जी हमारे नए प्राइम मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। इकॉनमी प्लान सब्सक्राइब करके ये हमारे प्राइम मेंबर बने हैं। तो आप भी अगर हमारे प्राइम मेंबरशिप को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो अगर आप नए मेंबर हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप किसी भी वीडियो पर आइए, आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। ज्वाइन का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 विकल्प आएंगे, इकॉनमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। अपना बजट, अपनी रिक्वायरमेंट, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप पिक कर लीजिए कि आपको क्या जानना है, क्या नहीं जानना है और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान चूज़ कीजिए, पेमेंट कीजिए और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। फिर आपके सवाल हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे, जैसे हम अभी ले भी रहे हैं। और अगर आप पहले से हमारे मेंबर हैं और रिज्यूम करना चाहते हैं अपनी सर्विस को, तो आपको रिज्यूम का बटन दिखेगा हमारे वीडियोस पर, तो उसको आप क्लिक करेंगे। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो कीजिए, पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप अपना जो मेंबरशिप है उसको दोबारा हमारे साथ रिज्यूम कर सकते हैं। जो प्राइम मेंबरशिप पर जिनके सवाल हम प्रायोरिटी बेसिस पर एड्रेस करते हैं पूरे हफ्ते में भी, और ओवर द वीकेंड पे भी एक स्पेशल शो आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारे एक दर्शक है संजीत कुमार जी, कह रहे हैं कि मेरे पास 200 शेयर हैं सर शिवालिक बायोमेटल। अगर आप इस स्टॉक को ट्रेक करते हो, शिवालिक बायोमेटल इनके पास सर 502 रुपये का लिया हुआ है, आपसे गाइडेंस चाह रहे हैं। शिवालिक बाय मेटल अगर देखेंगे, ऑफ कोर्स ये काफी हद तक नो मेटल स्ट्रिप और नो रेजिस्टेंस है उसमें सब ऑपरेट करते हैं। ये अराउंड अगर आप देखें तो ठीक है। वैल्यूएशन थोड़ा मुझे तो भी हाई लग रहा है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो कह सकते हैं कि डिसेंट है। लेकिन मूवमेंट नहीं है ये 3 साल में। लेकिन वैल्यूएशन मुझे ठीक लग रहा है यहाँ। यहाँ ऐड करने की राय नहीं होगी। आप इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ये रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन आप होल्ड ऑन कीजिए थोड़ा, 1-2 क्वार्टर देखिए। लेकिन अभी भी अगर रिजल्ट में बढ़ोतरी ना हो तो निकलने की राय रहेगी, क्योंकि क्या है कि इसमें अभी भी आप देखो तो मेटल कंपनीज के साथ है। तो 1-2 क्वार्टर में अगर मेटल कंपनी का थोड़ा भी चेंज होता है रुख, तो इसमें डायरेक्ट का होगा। तो 1 क्वार्टर राह देखे, नहीं हुआ तो फिर आई थिंक बेटर है आप निकल जाना। ठीक है, ओके। इस बीच फैज़ खान जी कह रहे हैं कि सर JSW इंफ्रा न्यू बाय कर सकते हैं क्या अभी? जी, JSW इंफ्रा ऑफकोर्स सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है, और नो आफ्टर अदानी पोर्ट, और काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। रिजल्ट भी ठीक था इस बार, इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन अभी भी उस तरह का ग्रोथ नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं आगे जाके। ये वैल्यूएशन भी अगर मैं देखूँ तो डिसेंट है। तो इस लेवल पे भी मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए ये लेवल पे, और नीचे आता है तो और एक्यूमुलेट कीजिए। पोर्ट इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो बहुत होगी, उसमें अदानी पोर्ट और JSW इंफ्रा, ये 2 पोर्ट बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अभी इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेड वॉर और ये सब चल रहा है वो जब सेटल डाउन होंगे और हम पोर्ट में ज़्यादा बिजनेस बढ़ेंगे 1-2 क्वार्टर में, दिस टू कंपनीज विल बी डायरेक्टली बेनिफिटेड। तो थोड़ा लंबा खेलिए, आई थिंक इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दें कि एक और हमारे प्राइम मेंबर हैं शिरीष शाह जी, वो कह रहे हैं कि सर मैं LTTS को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, कैन आई स्विच टू TCS एट करंट प्राइस? तो LTTS से निकल कर TCS में शिफ्ट हो जाएं? TCS भी कहाँ सर परफॉर्म कर रहा है? LTTS तो कर नहीं रहा है, वो भी नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो क्यों एंटर करना है आपको TCS में? आई थिंक हमने काफ़ी सारे डिफेंस की हमने काफ़ी बात की, वहाँ एंटर कीजिए सर। रेलवे में भी थोड़ी बात की। बैंकिंग जो हमने स्टॉक्स के नाम लिए वो भी अच्छे हैं। क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि LTTS में भी वही है, L&T टेक्नोलॉजी। अगर आप देखो तो वही गाइडेंस का इशू होगा, और नो रेवेन्यू का भी इशू आएगा आगे जाके। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, तो बस यहाँ तो निकलना ही है। मैं बोल ही रहा हूँ कि आप निकल जाइए, लेकिन मैं वापस TCS में जाने की बात नहीं करूंगा। मैं बाकी सब सेक्टर्स में जाइए, आई थिंक वहाँ ग्रोथ है। TCS अभी भी लग रहा है कि 1-2 साल मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो कौन से सेक्टर स्टॉक्स होंगे सर?
तो सर आप डिफेंस में जैसे आप बीएल ले लीजिए, अगर आप टीसीएस लें तो आई थिंक बीएल भी काफ़ी सेफ है, एचएएल काफ़ी सेफ है, वहाँ जा सकते हैं। बैंक्स में जाना है तो हमने आई थिंक फेडरल और आईसीआईसीआई बैंक की बात की, वहाँ एंटर कीजिए। एनबीएफसी में क्योंकि जिस तरह का उनका बिहेवियर मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, तो आई थिंक इन सब स्टॉक में जाएंगे। इवन एलएनटी भी अच्छा है, एलएनटी में भी जा सकते हैं, तो आई थिंक वो बेटर रिटर्न दे देंगे। ठीक है, इस बीच एक बार बाजार दिखाइए। बाजार में उत्साह जो मोमेंटम है वो और आगे बढ़ता हुआ दिखा है। 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त, इनफैक्ट 125 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ अब आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 25,925 के ऊपर। 131 अंकों का जंप है जो कि फिलहाल आपको निफ्टी में दिखेगा, और 450 अंकों की मजबूती लेकर अब सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 84,650 के भी पार। इसी तरह से अब ऑलमोस्ट 58,000 का लेवल आपको निफ्टी बैंक पे दिखेगा। करीब 300 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ फिलहाल देखने को मिली। तो आधे परसेंट के आसपास आईटी इंडेक्स यहाँ पर आपको खरीदारी होती हुई दिखेगी। एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आ गया 2% के आसपास का जंप, 1480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया गया औपचारिक रूप से, जिसका अनाउंसमेंट हमने एजीएम में देखा था, शायद उसका इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। और रशिया वाला जो खबरें आ रही हैं, सैंक्शन लगे हैं कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से, उसका भी ये कंप्लाई करेंगे रूल्स को, और ईयू की ओर से भी जो सप्लाई के नॉर्म्स हैं उनको ये बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह से उनकी पालना करेंगे। तो स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा रिएक्शन 2% के आसपास का दिख रहा है। सर, रिलायंस में जिनके पास पोजीशन है बने रहे, क्या टारगेट हैं आपके? नहीं, ऑफ कोर्स रिलायंस तो बने ही रहना चाहिए आई थिंक। मैं यहाँ टारगेट तो मैं कहता हूँ कि 20% का मूवमेंट एक साल में आराम से आ सकता है, क्योंकि एक साल में अभी ऑलरेडी अक्टूबर है, तो एक साल में जियो का डीमर्जर होगा, तो मुझे तो 20% से ज़्यादा ही लग रहा है, तो बने रहिए। आई थिंक ये अच्छा रिटर्न दे सकता है यहाँ से। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहिए। यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आपको अगले एक साल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि होनी है, जिसमें जियो का आईपीओ भी आना है, डीमर्जर होना है। तो वो सब चीज़ें स्टॉक के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करती हुई नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा सर एक आर काबिल देखिए, 5.5% ऊपर है, इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। स्टॉक में कुछ और एक्शन आगे बढ़ सकता है? आर आर केबल, ओके। जी। आर आर केबल देखिए, यस, स्टॉक अच्छा है। और वायरिंग में अगर आप छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसका अगर आप ओवर द क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो अच्छा खासा रिजल्ट भी रहा है, और यहाँ से प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, क्योंकि देखिए ये जो डेटा सेंटर की बात करते हैं हम लोग, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सब में केबलिंग लगते हैं। और अगर आप और ये छोटी कंपनी, तो यहाँ स्कोप ज़्यादा है, मार्केट शेयर छोटा है, तो आगे जाके मार्केट शेयर भी अच्छा खासा मिल सकता है। सो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन आर आर केबल। आई थिंक किसी के पास हो तो रखिए, और इवन इस लेवल से भी धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको बता देंगे एक केवल डिफेंस एक ऐसा तबका है जो कि आज थोड़ा सा वीक है, आधा परसेंट आपको इंडेक्स नीचे नजर आएगा। बाकी तमाम सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ आज आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज़्यादा खरीदारी अगर आपको सब कहीं दिखेगी तो वो है रियल्टी, तेल गैस, कैपिटल मार्केट, इंफ्रा, पीएसयू बैंक्स। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त मूव इस हफ्ते जो फेड की पॉलिसी बैठक है उससे पहले बन रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है सर कि 1/4% के आसपास फेड रेट काट देगा। आपका क्या व्यू है? नहीं, उतना ही है। देखिए क्या है कि उतना तो आना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ जो यहाँ जो पोजीशन है, और ओवर द टाइम नो आई थिंक नो थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन, लेकिन अभी तो जरूरत है रेट कट के, तो आई थिंक इवन माई एक्सपेक्टेशन इज दैट ओनली। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। वापस ज़रा एक बार सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ और जो दर्शक अपना सवाल हमें भेज रहे हैं उसमें प्रकाश भिड़े जी कह रहे हैं, डोंट जॉइन एज सुन एज यू बिकम मेंबर, दे विल नॉट टेक योर क्वेश्चंस मंथ टू मंथ, ओनली एडवर्टीजमेंट, एज आई हैव सेंट देम क्वेश्चंस क्वाइट फ्रीक्वेंटली बट नॉट टेकन। तो भिड़े जी, आपकी अगर मैं ये वाली चीज़ जो आपने वक्तव्य दिया है अपना, अगर मैं ये इसको शेयर कर सकता हूँ तो फिर आपका सवाल लेने में क्या दिक्कत है? तो आई डोंट नो आपका ये जो आपने व्यू बनाया है किस सोच के साथ बनाया है। बाकी लोगों के सवाल भी ले रहा हूँ, और आपका सवाल बहुत नीचे जाके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा है वो आया है। तो चलते चलते सीक्वेंस वाइज अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो फिर आपके सवाल क्यों नहीं लिए गए होंगे, आई फेल टू अंडरस्टैंड। बाकी फिर भी अगर आपका ये व्यू है तो कुछ आपके साथ हुआ होगा। अगर आप थोड़ा डिटेल में शेयर करेंगे तो मैं चाहूँगा कि उसको एड्रेस किया जाए, ताकि आप बाकी लोगों के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस ना शेयर करें। शुभम मेहरोत्रा जी इस बीच अपना सवाल इन्होंने शेयर किया, कह रहे हैं सर मेरे पास जेके टायर 377 रुपये पर रखे हैं, और ये सर पूछ रहे हैं कि क्या मैं IEX में एंटर कर सकता हूँ, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में। इस हफ्ते 30 तारीख को सुनवाई भी होनी है सर वो मार्केट कपलिंग वाले केस की। मे नो योर व्यूज़।
सी जेके टायर ऑफ कोर्स उनके पास है, और ये स्टॉक अगर बात करें तो क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे है तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी में नो अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी डिसेंट गेन की है, लेकिन इस साल में अभी आप देखो ईयर ऑन ईयर, लेकिन इस साल लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इशू आया था। ओवरऑल आई थिंक यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बने रहे, ये क्वार्टरली रिजल्ट देखिए देन यू कैन टेक अ डिसीजन, बट इस लेवल पे मुझे ठीक लग रहा है। आई थिंक वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो बने रहिए। रही बात अगर आईएक्स की बात करो, तो मैं आईएक्स में स्टिल आई विल नॉट गो। द रीजन इज क्योंकि ये जो कंपटीशन का मामला है कि अगर ये ओपन अप हो रहा है, अभी केस की सुनवाई आएगी वो सब तो है, लेकिन वो बड़ी चीज़ है देखिए। तो फिर जो मोनोपोली होती है वही टूट जाती है, तो फिर इसमें आगे जाके इशू, और इसमें बहुत लोग फंस गए हैं। तो हर एक लेवल पे ना सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो अगर ठीक आपको है। प्लेटफॉर्म बिजनेस जाना है तो स्टिल आई प्रिफर बीएससी और एमसीएक्स, वो बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू आईएक्स। तो अगर आप मेरे हिसाब से आई थिंक वहाँ आप जा सकते हो कंपेयर टू आईएक्स। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज बिजनेस में आपको उतरना ही है तो आईईएक्स की बजाय एमसीएक्स लीजिए, बीएससी लीजिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सर। बीएससी को इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। ये देखिए बीएससी में हमेशा देखिए इतनी वॉलेटिलिटी हो रहती है इस कंपनी में। और अभी जो वीकली का जो चल रहा है कि भाई वीकली, आई डोंट नो लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, लेकिन उसका भी मेजर इम्पैक्ट है। लेकिन देखिए ये इन बीएससी कहीं ना कहीं टर्नओवर तो बढ़ने ही वाले हैं। ये खत्म होगा तो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, तो इस लेवल पे आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ले ही लीजिए, लेकिन हाँ एसआईपी मोड में लीजिए तो बेटर है, क्योंकि ये आपको 10-20% का मूवमेंट देता है तो वो बेटर रहेगा। तो बट लॉन्ग टर्म आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन बीएससी। लॉन्ग टर्म व्यू का काफ़ी बुलिश है। जहाँ तक बीएससी की बात है तो एसआईपी के जरिए हर गिरावट पर या फिर हर फेजिस पर धीरे धीरे करके आप अगर बीएससी में निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में पैसा बनना तय है। ये आप ज़रूर अपना ध्यान रख के चलिए। इस बीच सर मैं आपको प्रकाश भिड़े जी का वो वक्तव्य बता रहा था ना, अब उन्होंने अपना सवाल शेयर कर दिया। मैं उनका सवाल ही पढ़ रहा था जब आप जवाब दे रहे थे। कह रहे हैं कि भिड़े फ्रॉम पुणे, इकोनॉमी मेंबर होल्डिंग बीएफ यूटिलिटी 300 numbers at 850, your medium term view, now you can take my question. ओके, सो बीएफ यूटिलिटी ऑफ कोर्स वो नो जनरेट विंड पावर और उसमें ज़्यादा है, और नो काफ़ी हद तक भारत फौज उसको यूटिलाइज कर रहा है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स देखूँ तो देखिए इतना कुछ खास है नहीं, क्वार्टरली कभी नेगेटिव जाता है कभी जाते हैं। लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर जो था वो काफ़ी नो अच्छा रहा था, एंड होपफुली यहाँ से जो गाइडेंस दिखा है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन इसके साथ जो मेन दिक्कत है आप देखो कि इसका रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है सालों से, और एक लेवल तक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े बाद में रुक जाती है। तो इतना इस पे ध्यान है कि इसका रेवेन्यू इस क्वार्टर में अगर नहीं बढ़ा तो आई थिंक यू हैव टू थिंक एंड गेट आउट फ्रॉम द स्टॉक। प्रॉफिटेबिलिटी कभी कभी क्या होता है कि आप कॉस्ट कंट्रोल करके बढ़ा सकते हो, लेकिन रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है। तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। तो भी अगर ये होल्ड करना चाहते क्वार्टर रिजल्ट देख के, फिर भी अगर जंप नहीं, आई थिंक बेटर निकल के कहीं और चलिए। ठीक है सर, आप बेटर है निकल के कहीं और जाने की बात करें ना। ऐसे ही डेली लाइफ नाम के हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मुझे वोडाफोन आइडिया से निकलना है सर। मैं वोडाफोन आइडिया से निकल कर किसी और शेयर में अच्छा ये हमारी मेंबर हैं एक कह रही हैं कि मैं निकल के किसी दूसरे शेयर में जाना चाहती हूँ, 1.5 लाख रुपए लगाने हैं 1 से 2 महीने के लिए, कौन से शेयर में लगाया जाए सर? ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा क्वेश्चन एड्रेस करना ये, क्योंकि आप फंडामेंटली बात करते हैं, लंबी अवधि की बात करते हैं। तो 1.5 से 2 महीने के लिए सर इनको 1.5 लाख रुपए लगाना है। आपकी क्या राय होगी, किन शेयरों में जाएंगे? नहीं देखिए 1.5 से 2 महीने तो ऑफकोर्स मेरे लिए क्योंकि क्या है मैं लंबे अवधि के लिए बोलता हूँ, लेकिन आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट इस बार मुझे लग रहा है कि रेलवेज में थोड़ा मैंने जैसे ये वैगन्स का बोला, तो लेकिन 1.5 लाख एक साथ मत डाले उसमें, क्योंकि क्या होता है कि तो मैं बोलूँगा 4-5 स्टॉक में डाले। अगेन आई टॉक अबाउट मीडियम टर्म, मैं गलत बोल दूंगा अगर मैंने शॉर्ट टर्म बोला और वो हुआ नहीं तो। लेकिन जैसे मैंने आगे स्टॉक्स के नाम दिए थे ना, फेडरल बैंक मुझे अच्छा लग रहा है तो वहाँ आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। फिर फर्स्ट होम फाइनेंस है, वहाँ मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा आएगा। टीटागढ़ रेलवे वो आप एक सोच सकते हैं। डिफेंस में मेरे को लग रहा है कि आप बीएल में डालिए, तो आई थिंक ये कुछ स्टॉक है उसमें डालिए, लेकिन सॉरी बट 1.5-2 महीने में होगा वो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बढ़ेंगे।
ठीक है, तो आपने बोला सर फेडरल बैंक के बाद एक आपने नाम लिया था टीटागढ़ से पहले। फेडरल बैंक बोला, टीटागढ़ बोला, और कौन सा बोला, बीएल बोला था मैंने। एक और स्टॉक बोला था सर आपने। अ, याद नहीं है, वो थॉट प्रोसेस में चला गया होगा शायद। अच्छा, तो डिफेंस में कुछ आप नाम बता रहे थे सर। बीएल है और दूसरा मेजागोन भी है, वो भी आप देख सकते हो। मझगांव और बीईएल, मैं आपकी लिस्ट ही देख लूँगा। अभी जो आपसे बातचीत हुई है उसमें से कोई स्टॉक जो आप जैसे आपने बताया वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। उसमें आपने एक दो नाम जो हमें पहले बताए हैं, उसमें आरआईएल भी शामिल कर लें सर। हाँ, रिलायंस, ऑफ कोर्स रिलायंस, लेकिन रिलायंस वो 1-2 महीने की बात कर रहे हैं सर। वो अभी यहाँ हम लोग रिलायंस मुझे लग रहा है 6 महीना लगेगा बहुत भागने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है रिलायंस, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो वो भी आप 100% आपको इन्वेस्ट करें तो उसमें कीजिए। आप 1.5 लाख है तो आप एक साथ एक ही स्टॉक में ना डालें तो बेटर है। अच्छा, टीटागढ़ रेल था राइट। हाँ, टीटागढ़ रेल था, यस। टीटागढ़ रेल, फेडरल बैंक, बीईएल, मझगांव डॉक, इनमें आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के लिए चाहें तो निवेश कर सकते हैं। जो मैम आप पूछ रही थी आपकी 1.5 लाख रुपए की राशि है, इन स्टॉक्स में आप चाहें तो ज़रूर पैसा लगा के चल सकती हैं आप। इस बीच आपको बता दूं सर, ये जीएम ब्रेवरीज में सर मुनाफा वसूली और बढ़ती जा रही है। अब ये 4.5% नीचे आ चुका है। ये जीएम ब्रेवरीज में सर अगर कोई देख रहा है स्टॉक का ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो ये अच्छा मौका है पैसा लगाने का, या फिर और थोड़ा वेट कर ले, नीचे गिरने दे। क्योंकि आप कह रहे थे कि थीम तो बहुत अच्छी है, ये मतलब आगे पैसा इसमें बन सकता है। लेकिन स्टॉक सर मैं देख रहा हूँ एक महीने में ही 700 वाला ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 रुपये तक पहुँच गया था। तो 6 महीने में 75-76% का रिटर्न अभी भी है ये हाई लेवल से करेक्ट होने के बाद। तो वेट करें सर जिनको निवेश करना है, या फिर अच्छा मौका है इसी पे ले लें। नहीं नहीं, वेट ही कीजिए, क्योंकि ये 700 से जो 1200 गया है ऊपर, सडनली क्या है, और फंडामेंटल इतना चेंज नहीं हुआ है, और प्लस आई थिंक ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट हो गया। अगर जो पॉजिटिव न्यूज़ थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। आई थिंक वेट कीजिए, ये प्रॉफिट कर बुकिंग हो रही है, तो कोई जल्दी ना कीजिए इसमें एंटर करने के लिए। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। एक दो सवाल हमारे जो नॉर्मल दर्शक हैं उनके भी ले लेते हैं। नागराज एच जी हमारे टॉप फैंस में शामिल हैं मनी नाइन के, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, मॉसचिप का रिजल्ट कैसा लग रहा है। मैंने बाय कर रखे हैं 280 रुपये पर, इसको होल्ड करूं या फिर सेल करूं। नहीं, देखिए मॉशिप एक एक ऐसी कंपनी जो कह सकते हैं कि सही में एआई की तरफ है, इसलिए ये इतनी डिमांड में है। अगर हम लोग बात करेंगे तो वैल्यूएशन तो बहुत हाई है, स्टॉक भाग भी चुका है, रिजल्ट जो था वो ठीक था, यानी इतना कुछ ग्रेट नहीं था। अब वो आगे जाके ग्रो होगा कि नहीं वो हमें देखना है। तो मोशिप आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पकड़ के चले, मैं पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक में। अगर 1-2 साल का अगर आप रख सके तो आप धीरे धीरे इसको, ये स्टॉक शायद आपको सस्ता ना मिले, क्योंकि काफी हद तक वो एआई की तरफ जा रहे हैं और इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। उनके जो सॉफ्टवेयर है वो भी उसके रिलेटेड ही है। सो लेकिन महंगा बहुत है, 122 का पीई है। सो एट अ डीप आई थिंक यू कैन स्टार्ट बाइंग मे बी 5%, या आप 15% की वेट मत कीजिए, 2-5% मिलता है नीचे तो भी आप धीरे धीरे बाय करना चालू कीजिए। होपफुली ये अच्छा आगे जाके रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आगे चलते हुए हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट्स इसकी ओर से आते हुए देखिए। 150 पॉइंट की बढ़त आप देखेंगे अब आपको निफ्टी में नजर आएगी। ऑलमोस्ट 25,950 का लेवल है जो कि निफ्टी पर दिखेगा। 500 अंकों की बढ़त ऑलमोस्ट 84,700 के आसपास सेंसेक्स में कारोबार दिख रहा है, और 285 अंकों की बढ़त लेकर 58,000 के बेहद करीब आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो एक तो बैंकों से सपोर्ट मिल रहा है आज के सेशन में। बैंक ऑफ इंडिया एक बार दिखाइए 2% का अप मूव यहाँ हो चुका है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक यहाँ से भी आज जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में आज जो खुले हम मजबूत है, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा पिकअप करती हुई दिखी। यानी कि बाजार ने अपना जो मोमेंटम है उसको लूज़ नहीं किया है, यानी कि और बिल्ड ऑन किए हैं गेंस को, जहाँ पे हम खुले थे गैप अप ओपनिंग के बाद। तो बैंकिंग से मदद आ रही है, आज आईटी से मदद आ रही है, स्पेशली जो मिड कैप आईटी प्लेज है ना, स्पेशली जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट सोर्स, ई क्लस का में तो नंबर का इंपैक्ट है, कोफोर्स में भी है। फर्स्ट सोर्स के बारे में बताइए सर, 338 के आसपास फर्स्ट सोर्स कैसा लग रहा है आपको।
सी फर्स्ट सोर्स इनिशियली अगर आप देखें तो नो काफ़ी वो कॉलिंग का और वो सब था, और तब तब आउटसोर्सिंग का था, तब बहुत ही अच्छा चला था। लेकिन अगर कुछ टाइम से ये स्टॉक में भी कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी कैसे ऊपर नीचे रहा था। जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था बहुत ही अच्छा था, यानी जबरदस्त गाइडेंस फर्स्ट सोल के लिए दिया था, लेकिन उस तरह से नो प्रॉफिट भी दिखे नहीं। तो भी अगर आप देखें तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक में। डिसेंट रिटर्न के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है। ये इसको इसका जो मॉडल है वो डायरेक्टली एआई से इम्पैक्ट नहीं होता है, तो आई थिंक ये किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सर, प्राइमरी मार्केट की बात करूँ तो आज वैसे कुछ ज़्यादा एक्शन है नहीं। 29 तारीख को यानी कि परसों से एक आईपीओ खुलने वाला है। अगर आप थोड़ा उसके ऊपर एक राय दे दें। अगर आपने देखा है, ओखला इंडिया के नाम से ये आईपीओ है, 29 से 31 तारीख तक खुलेगा। 695 से 730 रुपये का प्राइस बैंड है। पूरा ओएफएस है 1667 करोड़ रुपये का, यानी कि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। और 3 नवंबर को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और 6 नवंबर को शायद इसकी लिस्टिंग भी होती हुई नजर आए। ओखला इंडिया पर आपका व्यू सर, अगर कोई सोच रहा है तो पैसा तैयार रखे लगाने के लिए? सर मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं, लेकिन पूरा ओएफएस है तो थोड़ा आपको ध्यान से ऑफर फॉर सेल क्यों पूरा जा रहा है वही एक इशू है। लेकिन ठीक है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सर क्योंकि परसों है तो मैंने इतना ऑनेस्टली मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं है इस स्टॉक को, चलिए ठीक है, नो वरी इस सर। आईपीओ वैसे भी को। थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है प्राइमरी मार्केट, अब यहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। और एक आईपीओ है जो कि 29 को खुलेगा, 31 को खुलेगा, आई थिंक एक 31 को भी खुलने जा रहा है। तो जैसे जैसे ये हफ्ता पिकअप करेगा वैसे वैसे हम देखेंगे प्राइमरी मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आएगी। और बाजार भी देखिए जैसे जहाँ से खुला है, खुलने के बाद धीरे धीरे मोमेंटम इसने भी पकड़ा है और 25,950 के आसपास के लेवल्स पर थोड़ा सा हमें बिताने की कोशिश आप देखेंगे आपको निफ्टी में नजर आएगी। आखिरी सवाल आपसे सर, ये जो पीएसयू बैंक्स हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। कई सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर भी चुके हैं, आज भी बैंक ऑफ इंडिया 2-2.5% ऊपर है। तो पीएसयू बैंकों में अगर किसी को रहना है तो दिग्गज एसबीआई के साथ जाए, या फिर मिड कैप साइड की जो स्टोरीज हैं पीएसयू बैंकों में वो अभी भी अट्रैक्टिव हैं? पीएसयू बैंक एज ए सेगमेंट ही पूरा एट्रैक्टिव है, और उनका अगर आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, और अगर आप देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लास्ट टाइम जो रिजल्ट्स आए थे सभी पीएसयू बैंक से काफ़ी अच्छे आए थे। अभी जो मैनेजमेंट है पीएसयू का वो पहले जैसा नहीं है, अभी काफ़ी विजिलेंट है। और सेबी ने जिस तरह से पकड़ जमाई है, नो जिस तरह से, नॉट सेबी सॉरी, आरबीआई ने जिस तरह से नो इन लोगों को चेंज किया है वो काबिल तारीफ है। अगर आप देखें एनपीए बहुत कंट्रोल में आ चुके हैं, और यहाँ से जो वैल्यूएशन गैप है पीएसयू और प्राइवेट बैंक का, देखो सेम तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक स्टिल विल लीड कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। एसबीआई तो नंबर वन है ही, लेकिन अगर आपको देखना है तो आई आई स्टिल गो फॉर एक दूसरा एक है तो अपना बॉब है, एंड आई थिंक ये कैनेरा बैंक, ये दो बैंक में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। मतलब एसबीआई बॉब कैनरा में आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर भी पैसा लगाया जा सकता है या इन लेवल पे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बहुत धन्यवाद आपका सर, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए, सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, जो मार्केट्स का पूरा व्यू आपने दिया है। जिन जिन स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई या फिर जो सवालों को आपने जो एड्रेस किया है, जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? ये इन सब स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स ने जरूर इन्वेस्ट किया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ मेरा खुद का निवेश नहीं है। एंड संदीप जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू वेरी गुड डे। तो बाजार के लिए भी आज दिन अच्छा है, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर बाजार आज रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन आ रहा है पॉजिटिव साइड पर। उम्मीद ये है कि हमारी तो एक यूएस के साथ ट्रेड डील होनी है, चाइना के साथ जो ट्रेड डील होने की उम्मीद है उसको लेकर ग्लोबल मार्केट उत्साहित है, और हमारे मार्केट्स भी उसी बीच हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्लोजिंग कहाँ होती है, फाइनली बाजार कहाँ सेटल होता है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और कल की मंथली एक्सपायरी से पहले, ये आपको बताएंगे 3:30 बजे क्लोजिंग बाज में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।